वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। आज मैं आपको एडजस्टमेंट सारे सॉल्व करवाऊंगी। बाकी की जो क्लोजिंग होगी जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सारी क्लोजिंग आपको खुद करनी है। अब आपको पता चल गया है कि फाइनल अकाउंट्स कैसे करते हैं, सारे क्लोजिंग्स कैसे करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस की अमाउंट सारे अकाउंट्स में पुटअप करते थे हम। अब वी विल स्टार्ट विथ द एडजस्टमेंट। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹1,05,000। कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू लेस मोर कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,05,000। सो क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000। फर्स्ट इफेक्ट जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,05,000 एज क्लोजिंग स्टॉक, एंड द सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, द अमाउंट इज 1,05,000. The second adjustment is a purchase bill of ₹15,000 is received from creditors but not recorded. अब जो परचेज का बिल था वो क्रेडिटर के पास से हमें मिला है लेकिन वो रिकॉर्ड किया गया नहीं है, तो इसकी दो इफेक्ट क्या होगी, परचेज बिल नॉट रिकॉर्डेड, राइट। तो परचेज में होगा प्लस, परचेज कहाँ पे लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज, जो भी परचेज होगी उसमें हम करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, इसलिए परचेज में होगा एड, एंड द सेकंड इफेक्ट इज क्रेडिटर एड, यानी कि बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड हम लिखते हैं क्रेडिटर, उसमें भी क्या होगा, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। तो ये जो परचेज है उसकी दो इफेक्ट ऐसे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। क्लियर। थर्ड एडजस्टमेंट इज रिकवरेबल क्लेम्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर ₹2,000। अब ट्रायल बैलेंस में जो है डेबिट बैलेंस दी गई है रिकवरेबल क्लेम्स 5,000 जो था रिकवरेबल क्लेम्स, टोटल हमारा जो क्लेम्स था रिकवरेबल क्लेम्स सेटल। अब जो क्लेम ट्रायल बैलेंस में दिया गया है डेबिट साइड यानी कि असेट साइड 5,000, उसमें से सेटल यानी कि हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए दिए, ओनली 2,000। जैसा हम पहले करते थे, कोई भी गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड हो जाता था उसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती थी उसको हम लिखते थे असेट साइड, और बाकी का जो अमाउंट था, जो लॉस था, उसको हम कंसीडर करते थे एज लॉस और लिखते थे पीएनएल डेबिट। उसी तरह यहाँ पे भी है, क्लेम 5,000 का था लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 में सेटल कर दिया। अब 3,000 क्या हो गया हमारा, लॉस। अब 3,000 जो लॉस हो गया, लॉस पीएनएल डेबिट, 3,000 जो है वो लॉस होगा, जो होगा पीएनएल डेबिट साइड, और हम कैसे लिखेंगे, टू लॉस ऑन रिकवरेबल क्लेम्स, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस ऑन रिकवरेबल क्लेम्स, द अमाउंट इज 3,000। और बाकी के जो 2,000 रुपीज हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, रुपीज हमारे पास आएंगे यानी कि कैश एंड बैंक क्या होगा, डेबिट, तो कैश एंड बैंक में एड कितनी अमाउंट, 2,000। यहाँ पे बोला गया है कि रिकवरेबल क्लेम्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर 2,000, यानी कि 5,000 के क्लेम से 2,000 कंपनी ने एक्सेप्ट किए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 2,000 रुपए देगी, सेटल यानी कि हमारा जो सेटलमेंट था वो कंप्लीट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने रुपए दे दिए, तो कैश एंड बैंक में होगा प्लस, और 3,000 का जो हमें लॉस हुआ है वो होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर। फोर्थ एडजस्टमेंट इज फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ 50% एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। अब 11th में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और ये जो एक्सपेंस है वो कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है तब बिग अमाउंट में ये एक्सपेंस करती है, और एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा क्या करती है, रिटर्न आउट, जिसको हम बोलते थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उसका 50% क्या करना है, करंट ईयर का रिटर्न आउट करके बाकी की 50% अमाउंट
नेक्स्ट ईयर में क्या करनी है, कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में हमें दिया है 9000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, द अमाउंट इज 9000। रिटर्न ऑफ कितना करना है, 50% यानी कि 4500, और बाकी 4500 इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि बैलेंस शीट में असेट साइड ये फॉर्मेट लिखना है। आउटर कॉलम में जाएगा 4500, क्लियर। और ये जो 4500 है वो P&L अकाउंट डेबिट साइड राइट रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके लिखना है। द अमाउंट इज 4500। इसकी दो इफेक्ट कैसे होगी, बैलेंस शीट असेट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50% रिटर्न ऑफ करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 4500, एंड द सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 4500, क्लियर। अब नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने 11th स्टैंडर्ड में सारी मेथड सीख ली हुई है, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ द असेट। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर एंड फिटिंग्स ब्रैकेट में CP यानी कि कॉस्ट प्राइस करके दिया हुआ है 30,000, और ऑफिस इक्विपमेंट्स में CP यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,000। अब हमें डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन माइनस किस में से करेंगे, उसकी जो बैलेंस होगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बैलेंस आती है उसके ऊपर हम माइनस करेंगे, जो कि दी गई है फर्नीचर एंड फिटिंग्स की 23,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स की दी गई है 10,000। अब डेप्रिसिएशन फर्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23,000, ट्रायल बैलेंस में आउटर कॉलम में अमाउंट दी गई है वही लेनी है, माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस कितनी है 30,000, उसके 5% करने हैं क्योंकि ये कौन सी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM में, माइनस डेप्रिसिएशन 1500, ये 1500 जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, और ये जो है आउटर कॉलम में जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग 23,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1500, आउटर कॉलम में जाएगा 21,500, एंड इसकी सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 1500। उसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट्स उसकी बैलेंस है 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस है उसकी 15,000 के ऊपर 5% यानी कि 750, वो माइनस होगा 10,000 में, आउटर कॉलम में जाएगा 9,250, ये जो 750 है वो P&L डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, एंड ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड आउटर कॉलम में 9,250। इस तरह से कॉस्ट प्राइस के ऊपर SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स के ऊपर। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है ₹1000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 1000 एडवांस में पे किया गया हुआ है, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम 9000 है। P&L में कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, इंश्योरेंस प्रीमियम 9000 माइनस प्रीपेड 1000, आउटर कॉलम में जाएगा 8000। ये पूरा फॉर्मेट कहाँ पे लिखा जाएगा, P&L डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट साइड, और ये जो 1000 है जो कि प्रीपेड है वो जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। इसकी दो इफेक्ट इस तरह से होगी P&L एंड बैलेंस शीट। उसके बाद है 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट। टेंडर डिपॉजिट के ऊपर 12% इंटरेस्ट जो है रिसीवेबल है, मिलना बाकी है। अब आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो टेंडर डिपॉजिट है फ्रॉम 11016 से ये स्टार्ट हो रही है। हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 1
31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे टेंडर डिपॉजिट के ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, 6 मंथ, 12% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। अब टेंडर डिपॉजिट जो है वो 6000, 6000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ऐसा करने पे जो रिसीवेबल इंटरेस्ट है वो आएगा 360। ये फॉर्मेट कहाँ पे जाएगा, टेंडर डिपॉजिट 6000 प्लस 12% इंटरेस्ट 360 और आउटर कॉलम में जाएगा 6360। ये पूरा फॉर्मेट कहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड टेंडर डिपॉजिट 6000 प्लस इंटरेस्ट 360, आउटर कॉलम में 6360। ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। अब 360 की दूसरी इफेक्ट जो है ये क्या है, इनकम। तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट और रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट 360, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹2000 was dishonored on 30th March 2017 which was earlier discounted in the bank। बिल्स वाला चैप्टर जो कि 11th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर चुके हो, क्या था उसमें डिसऑनर होता था तो सारी एंट्रीज जो है ऑपोजिट होती थी। जब डिस्काउंटेड होता था बिल, जब लिखा जाता था तो ऑलरेडी कैश एंड बैंक में प्लस कर देते थे और क्या करते थे हम डेटर को माइनस कर देते थे। अब बिल जो है वो हो गया डिसऑनर ऑन 30th मार्च। तो डिसऑनर बिल जब हम डेटर में माइनस करते थे यानी कि कैश एंड बैंक हमें मिल जाता था तो डेटर उतना हमारे जो डेटर्स थे उतने डिक्रीज हो जा रहे थे। तो अब बिल्स जो हो गया डिसऑनर तो वापस से डेटर क्या हो गए, इंक्रीज। तो डेटर में प्लस होगा कितना, 2000, जितनी अमाउंट का बिल जो है डिसऑनर हुआ वो डेटर में होगा ऐड एंड कैश एंड बैंक में होगा लेस। जब बिल्स लिखते थे या तो फिर ट्रांसफर करते थे तो हम कैश एंड बैंक मिल गई है ऐसा हम अज्यूम करते थे। अब डिसऑनर हुआ तो कैश एंड बैंक हो जाएगा माइनस एंड डेटर वापस से बढ़ जाएंगे तो डेटर में हो जाएगा प्लस। डिसऑनर ऑफ बिल की दो इफेक्ट आएगी, डेटर में प्लस एंड कैश एंड बैंक में माइनस। दोनों कहाँ पे लिखे जाएंगे, बैलेंस शीट असेट साइड। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड 2% वेटेड रिजर्व ऑन डेटर्स। अब वेटेड रिजर्व के ऊपर 2% क्या करनी है, वेटेड रिजर्व डेटर के ऊपर कैलकुलेट करनी है। डेटर थे हमारे 1,50,000, उसमें हमें बिल प्लस किया था 2000 का, अब डेटर हो गए 1,52,000। उसके ऊपर वेटेड रिजर्व 2% कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी 3040। आउटर कॉलम में डेटर की वैल्यू आएगी 1,48,960। ये जो है जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड एंड वेटेड रिजर्व जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। वेटेड रिजर्व कहाँ जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ये जो है वेटेड रिजर्व की दो इफेक्ट हमने की। एडजस्टमेंट यहाँ पे सारे कंप्लीट होते हैं। अब आपको ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन बची हुई है उसको 3 अकाउंट्स ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट में पुटअप करके क्लोजिंग करनी है और बैलेंस शीट को टैली करना है। आज के लिए ये सम। अब आपको इस सम में होमवर्क भी मिला, यानी कि आपको खुद से ये सम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट सम। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।